नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो गया है। बीजेपी मिशन 2024 का सफर आसान बनाने के लिए हर एक कवायद में लगी हुई है। इसी क्रम में मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आयोजन करने जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मैंगो पार्टी करेगा। बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा यूसीसी के बारे में जागरूक करेगा, जिसमें बुद्धिजीवी, उलेमा, दरगाह के सूफी संत, धर्मगुरु शामिल होंगे। आगे आपको बता दें, अल्पसंख्यक मोर्चा मैंगो पार्टी से संदेश देना चाहता है, जिसको लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अलग अलग टीम बनाएगा और इस दौरान छोटे छोटे सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। बता दें 20 जुलाई के आसपास ये आयोजन होगा, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, महामंत्री धर्मपाल सिंह, यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। बता दें कि मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता लागू करने की पहल अब तेज होती नजर आ रही है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्लान भी बना लिया है। इस बार बीजेपी सभी पक्षों को साथ लेकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। इसी बीच मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब विशेष आयोजन चलाने जा रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करना और देश में समान नागरिक संहिता लागू करना भाजपा के कोर एजेंडे में रहा है और भाजपा इसी एजेंडे को लेकर अब मैदान में उतरी हुई है। भाजपा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से जुड़े अपने 3 कोर एजेंडे में से 2 एजेंडे को पूरा कर चुकी है। अब सिर्फ तीसरा और अंतिम मुद्दा शेष रह गया है, देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करना। भाजपा सरकार अपने तीसरे वादे को पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है और लगातार इसको लेकर कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और एक विशेष कार्यक्रम अब करने जा रही है, जिसका मेन मकसद है मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में करना। बता दें कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ये मुस्लिम समुदाय कोर वोट माने जाते हैं और यही आज चर्चा का विषय है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं मेहमान का परिचय करवा देती हूँ आपसे। वीरेंद्र मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हमसे जुड़े हुए हैं। वहीं तारिक खान समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार आमिर साबरी हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो तारिक जी, देखिए, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगी। लगातार बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा यूसीसी के बारे में जागरूक करेगा। आपका परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम वर्ग माना जाता है, यहाँ बीजेपी आपके वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है। ऐसा तो है नहीं, वोटर स्वतंत्र है लोकतंत्र में किसी को भी वोट देने की। लेकिन बीजेपी की बात देखिए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आपके पास। अगर को देखें तो ये मुसलमानों की भी बात करते हैं, फिर पसमंदा मुसलमानों की भी बात करते हैं, फिर ये लेके इसकी जरूरत नहीं है, जिसको लॉ कमीशन ने कहा कि अभी इसकी कोई जरूरत है। हाँ, ये बीजेपी एजेंडे में है, लेकिन बीजेपी नौकरियां भी देने का 15 लाख रुपए, तो उससे जितने जनता का लाभ नहीं है, 18,300 से जनता का कोई लाभ नहीं हुआ। क्या ठीक है तारिक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपके पास आऊंगी। वीरेंद्र जी, आपका रुख करूंगी मैं। क्या ये जो तमाम कवायदें की जा रही है, ये 2024 के चुनाव को देखते हुए हो रही है? क्योंकि हमेशा से विपक्ष आपको मुस्लिम विरोधी बताता रहा है, 80-20 की राजनीति करते हैं, ये आरोप आप पर लगते रहे हैं। विपक्ष के तथा कथित समस्त सेकुलरवादी पार्टियां आज तक माइनॉरिटी समाज को केवल यही बताया है कि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी समाज का निगेटिव, भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी समाज के लिए निगेटिव सोच रखती है, जबकि जस्ट इसका उल्टा है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से सर्व समाज के जमीनी धरातल से लेकर, वो चाहे गैस कनेक्शन हो, उज्ज्वला की बात हो, चाहे पीएम आवास योजना की बात हो, सड़क हो या राहत जो अन्य बांटे जा रहे हैं इसकी हो, क्या आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी समाज को नहीं देती है? हम सर्व समाज के लिए करते हैं।
लेकिन विपक्ष के तथा कथित सेकुलरवादी पार्टियां निश्चित तौर से इनके मन में, दिल में, दिमाग में, मानसिकता में ये भर चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी समाज की विरोधी है। और इसीलिए आप सीए हो या एनआरसी हो, जब ये बात को पूरी तरह से जब समझ गए तो ऑलरेडी की समझे, क्योंकि माइनॉरिटी समाज कहीं ना कहीं ज्यादातर शिक्षा के माहौल की कमी है, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और यही वजह है कि आज तक माइनॉरिटी समाज के साथ भेदभावपूर्ण नीतियां चलाकर माइनॉरिटी समाज को गुमराह किया गया है। लेकिन अब माइनॉरिटी समाज निश्चित तौर से समझदार है और सोचता है, समझता है और इस पर सोच रहा है। आज पसमानदा माइनॉरिटी समाज की जो पसमानदा समाज है उसमें 20% ज्यादातर लोग माइनॉरिटी समाज के जो ऊंचे वर्ग के माइनॉरिटी हैं उन्होंने उस पर तथाकथित रूप से कब्जा किया हुआ है। माइनॉरिटी में जो पसमानदा समाज है वो पिछड़ा हुआ है, गरीब है, अशिक्षित है। ऐसे में विपक्षी तथाकथित सेकुलरवादी पार्टियां माइनॉरिटी समाज को गुमराह की हुई थी, लेकिन इन गुमराह की स्थितियां टूट चुकी हैं। माइनॉरिटी समाज सोचने समझने की अपने सोच समझ के अनुसार वो कर रहा है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा और सब समाज सबहित के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। जी ठीक है, आमिर जी आपके पास आऊंगी। कैसे देखते हैं बीजेपी के इस नए प्रयास को जो यूसीसी को लेकर अब कार्यक्रम चलाने जा रही है? क्या इससे समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान होगा? तक यही हुआ ही इन दोनों का, चाहे सपा का हुआ हो चाहे भाजपा का हुआ हो। लेकिन मुसलमानों का क्या फायदा हुआ? बड़ा सवाल ये है। आपके सवाल का जवाब ये है कि मुसलमानों का क्या फायदा हुआ? भाई या तो सपा का फायदा हुआ या भाजपा का फायदा हुआ। मुसलमानों का क्या फायदा हुआ? पिछले 75 वर्षों में मुसलमान जहां पर था वहीं पर आज भी है। ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मैंगो पार्टी कर लें या ये चाय पार्टी कर लें, देखिए ये सिर्फ एक छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप देखिए ये हर 2-4 महीने में एक मैसेज देते रहते हैं मुसलमानों को प्रताड़ना की, और ये बड़े समुदाय में ये मैसेज इनका चला जाता है। बाबा जी हमारे ये कहते हैं कि हमें एक समुदाय का वोट नहीं मिलता है, एक विशेष वर्ग वोट नहीं देता है। फिर आंकड़े बताए जाते हैं कि मुझे 11% वोट मिला, किसी चुनाव में बताए जाते हैं आंकड़े कि 13% वोट मिला। तो समझ में नहीं आता ये दोहरा चरित्र इनका क्यों है? कभी ये कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि इन्हें पसमानदा से अगर इतनी मोहब्बत है, अभी देखिए 3 तलाक के ऊपर अपनी पीठ ठोकने का मैंने महिलाओं के लिए काम करा, लेकिन कितने अफसोस की बात है वहीं बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ, उसके 3 बच्चे मार दिए गए, उसकी मां के सामने, उसके परिवार के सामने उसके साथ क्या न्याय दिया है कि सारे बलात्कारियों को छोड़ दिया गया सजा होने के बाद भी। तो ये तो इनका चरित्र है। आप ये महिला की बात करते हैं, मुसलमानों की इन्हें बड़ी हमदर्दी है, बड़ी समस्याओं को लेकर के समाधान के लिए उतावले हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन आप बताइए मयूरी जी, ये धरातल पे जमीनी सतह पे क्या दे रहे हैं मुसलमानों को? अच्छी बात है, हम कहते हैं मुसलमान तो 75 साल से दबा कुचला है, चलिए आप ही कुछ कर लेते। 10 वर्षों से आप सरकार में है, अब जब चुनाव में 6 महीने रह गए तब आपको मुसलमान याद आ रहा है। अब उसमें मुसलमान भी नहीं, उसमें भी पसमानदा। आप इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को, पसमान सवर्ण, और जैसे आपके यहाँ है सवर्ण और बैकवर्ड और दलित, आप मुसलमानों में भी खेमा बना रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ठीक है आमिर जी, जैसा अभी आपने कहा कि मुसलमान जहां पहले थे वहीं अभी भी हैं, लेकिन इससे पार्टियों को तो फायदा होता है इस समुदाय से। तो मेरा सवाल यही था कि अगर साथ मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को इस समुदाय का, तो क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा कुछ इससे? अब ये तो समाजवादी पार्टी वाले बताएं कि नुकसानों का फायदा होगा। मैंने अपनी बात आपसे मयूरी जी कह दी कि मुसलमानों का वोट सपा को मिले या भाजपा को मिले या किसी अन्य दल को, लेकिन मुसलमानों का क्या फायदा होता है? बड़ा सवाल तो मेरा यही है कि फायदा होता है या तो सपा का होता है या भाजपा का होता है। भाई उनकी भी राजनीति चल रही है, उनकी भी चल रही है, और दोनों की आपस में नूरा कुश्ती है। वो ध्रुवीकरण मुस्लिम की बात करते हैं, वो ध्रुवीकरण हिंदू की बात करते हैं। यही वजह है कि यूसीसी का क्या मतलब है? आप बताइए, आज कॉमन सिविल कोड की जो बात हो रही है, तो मैंने तो आपके चैनल पे भी सवाल करा था, अन्य चैनलों पे भी सवाल करें कि कॉमन सिविल कोड लागू करिए। मैं स्वागत करता हूं, लेकिन कैसे लागू करिएगा? गोवा में हिंदू लॉ में 2 शादियां करने का प्रावधान है, कानून है, बाकायदे 2 शादियां हिंदू कर सकते हैं। इसीलिए पहाड़ों पर एक भाई की शादी होती, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भाई हैं उनकी सबकी जायज बीवी बनकर रहती है। क्या कॉमन सिविल कोड वहां लागू नहीं होता है?
क्या गोवा में लागू कैसे करेंगे आप? वहाँ 1867 से लागू हुई उसी सी, और उसके बाद क्या पोजीशन है वहाँ की? इसके आगे बढ़ जाइए, आंध्रा में सगा मामा सगी भांजी रिश्ता भेजता है, जहाँ 12 साल को रिश्ता भेजा नहीं करते, जबरदस्ती करता है, वो भी मुसलमान नहीं है। कॉमन सिविल कोड लागू करिए। आप एक देश एक विधान की बात तो करते हैं, लेकिन वही ब्रेक भूषण के ऊपर पासवर्ड ले जाता है, उसकी जांच होती है, और उसके बाद वही कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, और वही पासवर्ड एक आम आदमी लगता है, 1 मिनट नहीं लगता, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो आप एक देश एक विधान की बात करें, दोहरा चरित्र दोहरे कानून आप लागू करे हुए हैं, तो कैसे एक विधान एक देश एक विधान की बात कर लेंगे भाई आप? मेरा यही तो सवाल रहा है हमेशा। जी ठीक है तारिक जी, देखिए आमिर जी को आपने सुना, पार्टियों को तो फायदा है, मुसलमानों को क्या फायदा है, उनका सीधा सवाल यही है। देखिए, बीजेपी का अभी ये बात हो रही थी कि बीजेपी के कोर एजेंडे में धारा 370 थी, 370 हटा दी ताकि लोग यहाँ से जाकर कश्मीर में रहने लगे, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वहां पर जमीनें खरीद ली गई। गृह राज्य मंत्री से सवाल पूछा गया राज्यसभा में कि कितने लोगों ने जमीन खरीदी? 185 लोगों ने कुल 3-4 सालों में कश्मीर में जमीन खरीदी है, 185 लोगों ने। और ये जवाब मंत्री जी दे रहे, नित्यानंद राज्य मंत्री। भारत की जनसंख्या 140 बनाया जाता है। अच्छा क्या है कश्मीर में जमीन खरीद पा रहे की? वहां जमीन बहुत महंगी। तो सुनिए, लद्दाख टेरिटरी बनाया, वहां 0 जमीन खरीदी गई है, 0। क्यों? आप क्या समझते हैं कि वहां जो हम लोग देखते हैं कि वो नाव पे बैठाल के घुमा रहे, वो नाव 10,000 रुपए की आती है, 2-2 करोड़ रुपए कीमत है उन नाव की। जाके खरीदिए। जहां पर प्लेन लैंड नहीं होता, पहाड़ी लैंड होता है, वहां जमीन हद से ज्यादा महंगी होती है। और कश्मीर में भी यही हाल है। हिंदुस्तान के लोग सोचते हैं यहाँ जमीन खरीदें कि वहां खरीदें, और वहां कितनी बार जाएंगे, कितनी बार रहेंगे। तो आपने धारा 370 हटाया था, इतना हल्ला मचाया था कि अब वहीं पे सब लोग जाकर जमीन खरीदने लगेंगे। 185 लोगों ने जमीन खरीदी, खुद जवाब दिया। ये बात मैंने इसलिए बताई कि बीजेपी एजेंडे ऐसे सेट करती है जिसमें जनता का लाभ माइनस में हो। धारा 370 हटाने में हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता का 1 लाभ मुझे बता दीजिए, 1 लाभ। उसके साथ जब मंचों से चिल्लाया था कि 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, तो वो दे देते तो लाभ हो जाता, लेकिन वो वाला काम नहीं किया क्योंकि हैसियत ही नहीं है लाभ देने की। और बाहर जब विदेश अभी गए तो बताया हर एक दिन आईआईटी बनाते हैं, 2 दिन में स्कूल बनाते हैं। ठीक है, लेकिन तारिक जी, ये जो यूसीसी पर समर्थन के लिए नया प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको कैसे चुनौती देंगे? क्या आप भी कोई इसको लेकर कार्यक्रम करेंगे? क्योंकि अब जिस तरह चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप भी पिछड़े और दलितों की बात कह रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, पिछड़ा और दलित की तो बात छोड़ दीजिए, यूसीसी इनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। उसको सिर्फ एक हॉट टॉपिक इसलिए बनाया जा रहा है कि उसके टारगेट पे मुसलमानों को लेके आए। सिर्फ एक मकसद है कि उसके टारगेट पे मुसलमान आए। जब आपने खासकर मुसलमानों के लिए ट्रिपल तलाक एक कानून बना दिया, अगर आपको प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमानों से ही है तो आप उनके लिए एक कानून बना दीजिए। जब हम पूछते हैं कि गोवा के कानून का क्या होगा, आप नहीं बताते हैं। एक कानून हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का है, वो नहीं बताएंगे। यूसीसी जानते हैं क्या है मैम? जैसे मैंने आपसे कहा कि मैम आइए और एक डिबेट में बैठ जाइए, आपने कहा हाँ मैं आ रहा हूं डिबेट में। आपसे कहा मैंने कि ठीक है मैं डिबेट में बैठ जाऊंगा। आपने पूछा भाई टॉपिक क्या है, मैंने कहा नहीं बताऊंगा। आपने पूछा टाइम क्या है, मैंने कहा नहीं बताऊंगा। आपने पूछा कितनी देर का डिबेट है, मैंने कहा नहीं बताऊंगा। यूसीसी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने मंचों से ऐलान कर दिया कि यूसीसी आ रहा है। अब हम लोग पूछ रहे हैं कि यूसीसी अगर आएगा तो नागालैंड में 40 आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध किया है, उसका आप क्या करेंगे जो आपके साथ सरकारी में है? हम ये पूछ रहे हैं कि मसौदा क्या होगा। ड्राफ्ट तैयार किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाया, जैन समाज को बुलाया। ठीक है, लेकिन जो कोर वोट है आपके, देखिए समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम कोर वोट माने जाते हैं और उसे साधने का पूरा प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर मजबूती मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी को, तो आपको नहीं लगता कि इससे आपको नुकसान होगा? बड़ा मुसलमानों को साधने का प्रयास कर रही है। 2017 में 3700 करोड़ का उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटी का बजट आज 1300 करोड़ का है। ये साइन सिर्फ मोदी जी लगा सकते हैं कि बजट घटा के उद्धार करना। ये तरीका सिर्फ नरेंद्र मोदी को आता है।
कि किसी चीज का पैसा कम कर दो, आपकी या मेरी सैलरी कम कर दी जाए और मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या बात है भाई, काबिले तारीफ बात है। कैसे मुसलमानों को साध रहे हैं आप? मुसलमानों का मां बोलते नरेंद्र मोदी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसे मुसलमानों का आप उद्धार करेंगे? मुसलमानों को दो खेमों में बांटने का काम कर रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ही उठा के एक बार पढ़ लेते, लेकिन टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है ना। टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि मंच से ऐलान कर दिया कि यूसीसी आएगा, यूसीसी आएगा। भारत एक विभिन्नताओं में एकता वाला देश कहा जाता है। कानून इसलिए नहीं बनाया गया था कि उसको, और एक बात बताता हूं मैं यूसीसी के बारे में खास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट और फंडामेंटल राइट, संविधान दो भागों में बटा हुआ है। यूसीसी का जिक्र डायरेक्टिव प्रिंसिपल में किया धारा 44। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अगर कुछ लिखा है और हम वो नहीं कर रहे हैं, हम सरकार हैं, तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। और अगर फंडामेंटल राइट में कुछ लिखा है तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर संविधान सभा को उस वक्त यूसीसी इतना अहम लगा था तो इसको फंडामेंटल राइट में डाल देते हैं। इसको डाला गया कि बाद में देखिएगा, एक आम राय तैयार करिएगा लोगों से। आम राय कैसे तैयार की जाती है? मुसलमानों की जो संस्थाएं हैं, तो सर अभी भी ये गलत कहाँ है? एक देश एक कानून बनाइए ना, आप बनाइए ना। जानते हैं मोदी, ललित वो क्या बिहार के सांसद हैं मोदी साहब, उन्होंने कहा कि जब हम यूसीसी लेके आएंगे, साबरी साहब सुनिएगा, तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को उनमें रखेंगे ही नहीं। अरे भैया, जब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को यूसीसी में लाना नहीं है तो नई लोकसभा में अखंड भारत का नक्शा क्यों लगाया? नॉर्थ ईस्ट को अलग ही रखेंगे यूसीसी से। इसका मतलब यूसीसी किन लोगों के लिए फिर बनाने जा रहे हो? नॉर्थ ईस्ट को नहीं रखेंगे यूसीसी में। तो जब नॉर्थ ईस्ट नहीं रखेंगे तो एक भारत, एक विधान, एक संविधान, एक कानून। और एक 10 सेकंड का टाइम दीजिए मैम। आपको लगता है मैम जो आईपीसी की धाराएं हैं पूरी दुनिया में एक समान है? जब आईपीसी का पहली बार आईपीसी बनी, उससे अब तक 80 बार उसमें संशोधन हो चुका है। क्या हुआ है? अलग अलग स्टेट अलग अलग अपने हिसाब से आईपीसी चलाते हैं क्योंकि लॉ स्टेट का मामला है। कोई स्टेट एंटीसिपेटरी बेल देता है और कोई स्टेट नहीं देता है। तो एक देश एक कानून बना लिया, क्या आपने बना लिया? कानून के मामले में बना लिया। तो जब उधर नहीं बन पाया कानून के मामले में, ये तो सिविल कानून है, ये तो सिविल कानून है, ये तो सामाजिक कानून है, ये तो सामाजिक ताना बाना है। तो इसमें आप समाजवादी पार्टी को इससे ऐतराज नहीं है कि आप लेके आइए, लेकिन सबसे पहले आपने मन से ऐलान कर दिया। आपको बुलाना चाहिए अफेक्टिंग पार्टीज को। नॉर्थ ईस्ट के जो संगठन है, आदिवासी संगठन है, उनकी अपनी प्रथाएं हैं, अपना तरीका है। अभी साबरी साहब गोवा का बता रहे थे कि बेटा ना हो तो दूसरी शादी कर लो। उनको बुलाइए कि भैया सुनिए, 1 सेकेंड, बस 2 सेकेंड लूंगा, कि भैया बताइए अगर यूसीसी लेके आए तो कैसा बनाए। लेकिन वोट के चक्कर में पोलराइजेशन, तुष्टीकरण करने के लिए ये चीजें मंचों से चिल्लाई गई। जी ठीक है वीरेंद्र जी, अभी आपने तारिक जी को सुना, उनका कहना है कि यूसीसी कुछ है ही नहीं, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। यही तो मयूरी जी, यही तो इनकी मानसिकता है। अगर कुछ नहीं है तो क्या करने में क्या, ये क्या चाहते हैं? समाज संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को कार्य करता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो। देश की संविधान के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति देश के संविधान में विश्वास करता है। और ये कि हम अपने शरीयत के अनुसार चलेंगे। और यही तो भय है, यही माइनॉरिटी समाज में तथा कथित सेकुलरवादी पार्टियां यही करके ये समाज में भय पैदा करना चाहती हैं कि आपके धर्म के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, आपके धर्म के साथ गलत किया जा रहा है। और यही धार्मिक भावनाएं कहीं ना कहीं
थोप कर निश्चित तौर से देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं और देश के संविधान के प्रति अपनी आस्था न प्रकट करते हुए अपने समाज और धर्म के प्रति फतवा जारी करना चाहते हैं। और इसी को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से ये जवाब देना चाहती है कि सर्व समाज एकजुट होकर एक संविधान एक झंडा के तले चले और इसी से देश का कल्याण है, इसी में सबका हित है और इसी के द्वारा भारत का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और भारतीय जनता पार्टी भारत के सर्व समाज को डेवलप करते हुए विश्व ताज बनाकर भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। जी ठीक है, आमिर जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले तारिक जी से मेरा छोटा सा सवाल है। तारिक जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को लुभाने का काम कर रही है, इस वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है, कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा कि अगर ये वर्ग इनके पाले में चला गया तो हमें नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप कह रहे हैं कि यूसीसी के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? मैम देखिए, वोटर जो होता है वो किसी का वोट बैंक अब रह नहीं गया है, ठीक है। जो उनके लिए, उनके हित के लिए या समाज के लिए काम करेगा लोग उसको वोट करेंगे। हम तो कहते हैं बीजेपी आगे आए, कुछ करे तो उनके लिए। मैंने 2 उदाहरण छोटे छोटे दिए आपको कि मुझे ये डर नहीं है। हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए की बात की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो उनके ऊपर सामाजिक रूप से जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अब अगर अल्पसंख्यक मुसलमानों की सिर्फ बात की जाए तो उनका वोट चाहिए तो बीजेपी उनके लिए कुछ करे, और न करे फिर भी मुसलमान उनको वोट देते, उनका अधिकार है। किसी की जागीर थोड़ी ना, मेरी जागीर नहीं, कांग्रेस की जागीर नहीं, बीजेपी की जागीर नहीं। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते इन्होंने अभी क्या किया है कि लोगों को गुमराह किया है, सिर्फ ये बताना हमारी जिम्मेदारी है। और मुसलमानों के लिए क्या किया है? मुसलमानों के लिए ये किया कि मुसलमानों को जाके बता दिया कि तुम बैकवर्ड हो, मैं बैकवर्ड हूं और तुम फॉरवर्ड मुसलमान हो, तुम सैयद हो, शेख हो, पठान हो, तुम अंसारी, कसाई और धोबी हो, तुम बैकवर्ड हो। डिवाइड एंड रूल, बांटने की जो इनकी प्रथा है वो बड़ा 1900 कुछ में सावरकर साहब ने सीखी थी जेल में रहकर। उसके बाद आकर कहा था कि बांट दो हिंदुस्तान को। जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे उन्हीं को कह दिया था आधे लोग कि तुम लोग अंग्रेज के साथ हो जाए। तो बांटने की जो बीजेपी की प्रथा है ये 100 साल से ये सीख रहे हैं। इसलिए जब मुसलमानों का वोट नहीं ले पाए तो ये कहा कि इनको बांट दो, इनको बताओ। मुसलमान कौम में कोई बंटवारा है ही नहीं, जो पहले आ गया वो आगे खड़ा हो जाएगा, ना कोई पीछे होगा ना आगे होगा। कोई डिवीजन है ही नहीं, कास्ट के बेसिस पर कोई डिवीजन नहीं है, कोई फॉरवर्ड नहीं है, कोई बैकवर्ड नहीं है। सच्चर कमेटी ने जब रिपोर्ट बनाई तो क्या लिखा था कि पसमंदा मुसलमान ही बैकवर्ड है? सच्चर कमेटी ने लिखा था कि पूरे मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। रंगनाथ कमेटी ने भी यही लिखा कि पूरे मुसलमान बैकवर्ड है। मुसलमान एजुकेशनली बैकवर्ड है, फाइनेंशियली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। उनकी समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? आप अल्पसंख्यकों के लिए चलाने वाली 6 स्कॉलरशिप आपने बंद कर दी, ऐसे उद्धार होगा? 6 स्कॉलरशिप मोदी गवर्नमेंट ने बंद कर दी। केंद्र सरकार ने 38% मैम अपने बजट में कटौती की जो अल्पसंख्यकों को पूरे भारत में दिए जाते हैं। ठीक है, गडकरी के 1 सेकेंड, बस 5 सेकेंड लूंगा। नितिन गडकरी के विभाग का पैसा कम कर दीजिए तो रोडें ज्यादा बनेंगी कि कम बनेंगी, इसका फैसला आप करिए। अगर पैसा कम करके उस समाज का उद्धार होता है तो नितिन गडकरी का भी पैसा कम कर दें, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को देने वाला बजट भी कम कर दें, IAS IPS बाबू कर्मचारी सबकी तनख्वाहों को भी नीचे ले आया जाए, क्योंकि फंडा ही यही है कि पैसे को घटा दें तो उद्धार हो जाए। ये फॉर्मूला समझाए ना मुझे कि कौन सा फॉर्मूला है, ये कैसा फॉर्मूला बीजेपी ने लगाया है जिससे चीजों को नीचे लाकर उनका उद्धार किया जाता है। यहीं से साफ हो गया। लेकिन कुछ सिर्फ ये बता देना कि तुम पसमंदा हो, तुम बैकवर्ड हो और तुम फॉरवर्ड हो, इससे डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। डेवलपमेंट होगा स्कीम से। आपने बताया कि मदरसों की जांच होगी, उसके बाद आपका स्टेप क्या हुआ? ठीक है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने हिसाब से चल रही है। मैं दुनिया की सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट अमूल मूवमेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का नहीं।
दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट अमूल है, जो लोगों के कॉपरेशन से शुरू हुआ। तो अगर लोग कॉपरेशन से कुछ चला रहे हैं, उसमें भी सरकार को समस्या है। तो आप अपनी बातों को क्लियर नहीं करना चाहते। हाँ, आप एक वर्ग को खुश करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए ये सब बातें लेके आते हैं, ताकि वोटों में आपका उनका कन्वर्जन हो जाए, और जैसे ही चुनाव हो जाएगा वैसे ही इसको ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा, क्योंकि 185 लोगों ने जाकर खाली जमीन खरीदी है कश्मीर। जी ठीक है, आमिर जी आपके पास आऊंगी। आपने दोनों प्रवक्ताओं को बड़े ही ध्यान से सुना होगा, आप इस क्या कहना चाहेंगे? लास्ट कमेंट अपना दे दीजिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है यूसीसी के मुद्दे पर मुस्लिम वर्ग को साधने का प्रयास करे, तो क्या आगे की राह आसान हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी की? एक तो मुस्लिमों की हमदर्दी और दूसरे कानून और संविधान की बात। जिस कानून संविधान को ये हमेशा पैरों तले रौंदते आए, कभी इन्होंने माने ही नहीं। कोई मसला उठा के ले लिए, चाहे सबरीमाला का हो, चाहे बाबरी मस्जिद का हो। बाबरी मस्जिद का मसला इनके फेवर में चला गया, इसलिए ये खामोश हो गए। सबरीमाला पे इन्होंने कुछ माना नहीं। और जहां तक यूसीसी की बात चल रही थी, तो आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में, जैसे कि अभी समाजवादी प्रवक्ता ने बताया कि बिहार का बताया, दलितों का बताया, आदिवासियों का, ब्राह्मणों ने भी इसके स्वर विरोध में शुरू हो गए हैं, स्वर आना। आप ये समझिए विरोध शुरू हो गया है। मुसलमान तो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि आप कर क्या रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है। सिर्फ आपका एजेंडा ये है कि इस देश की 90 करोड़ जनता को गुमराह करना और 40 करोड़ चिढ़ाना, लेकिन वो खामोश बैठा हुआ है। अब विरोध हिंदू लॉबी में ही शुरू हो गया है, आदिवासियों ने तो करा, ब्राह्मण भी शुरू हो गया है। इसलिए कि आप जब एक देश एक विधान लाएंगे, तो आपको एक देश एक विधान की बात करनी पड़ेगी, बल्कि इसको काम करना पड़ेगा, जो आप चाहते नहीं है। मैंने फिर कहा है कि तमाम अपराधी, बड़े अपराधी, मैं नहीं कह रहा हूं, एडीआर की रिपोर्ट है कि योगी की कैबिनेट में 49% मंत्री अपराधी हैं, उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। और जो विपक्ष में अपराधी है, वो उनके इनकाउंटर कर दिए जाते हैं, उनको जेलों में ठूस दिया जाता है, उनको सिक्योरिटी में मार दिया जाता है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कानून का खुला मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरी बात, ये मुसलमानों की हमदर्दी पर अगर आ जाइए, तो आप बताइए मयूरी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से सवाल कर रहा हूं कि केंद्र में पिछले 5 साल से कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, आखिर क्यों? ये मुसलमानों की हमदर्दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य मंत्री एक दे दिया गया, छोड़ दिया गया, एक कैबिनेट मंत्री तक नहीं है। ये मुसलमानों की समस्याओं की बात करते हैं, मुसलमानों की हमदर्दी की बात करते हैं। तो ये छलावा, ये पाखंड मयूरी जी बहुत दिनों चलता नहीं है। कागज की नाव बहुत देर नहीं चलती है, बस चंद दूरी पे जाके वो बैठ जाती है। तो ये भाजपा का जो एजेंडा है, वो खुला एजेंडा है, और ये मुस्लिम विरोध के ही नाम पर प्रचंड बहुमत में आए हैं। अगर इन्होंने 1% भी मुसलमानों के लिए काम कर दिया, तो ये इतने धरातल में चले जाएंगे कि इनका पता नहीं चलेगा कहां चलेगा। मयूरी जी, ये सिर्फ हवाई बातें हैं, और ये डिस्टर्ब कर रहे हैं 90 करोड़ जनता को। मुसलमानों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों को तो जहां वोट देना वो दे के चला आएगा, लेकिन ये 90 करोड़ हिंदुओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई ये है मयूरी जी। जी ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि यूसीसी का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ यूसीसी के समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी अब विशेष अभियान चलाने जा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसका विरोध करते हुए नजर आ रही है। खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।